क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। टॉपिक है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? किसी डिजीज से जब बॉडी फाइट करता है तो इम्यून सिस्टम उसको एडवाइस करता है कि किस तरह से उसको फाइट करना है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपली टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस with response to the pathogen attack which is conferred by the immune system of our body. This is what? Simply immunity. This is what? Immunity. Okay? Now immunity can further divided into two types. Innate immunity and acquired immunity. दोनों में डिफरेंस क्या है? इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और ये अटैक करने वाले पैथोजन के रिस्पॉन्स में अपना फंक्शन करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, नेचुरल या वैक्सीनेशन, कोई भी मेथड हो सकता है। ठीक है, इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, इनेट इम्यूनिटी 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। इंटरफेरॉन वाला कॉन्सेप्ट है। 1 बाय 1 हम सब पढ़ेंगे। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एस्पेक्ट होता है। दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसा भी हम कहते हैं, CMI। तो हम शुरू करते हैं इनेट इम्यूनिटी के साथ। सो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। सिंपली इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन फिक्स नहीं होता, यानी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नहीं होता है। जैसा अटैक करने वाला पैथोजन होगा वैसी ही बॉडी का रिस्पॉन्स होगा। समझ में आ गया? यानी ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। फर्दर ये क्लासिफाइड होते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में जैसे हमारी आउटर स्किन, ठीक है, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल बैरियर्स हैं। ठीक, जो प्राइमरी स्टेज पे किसी भी पैथोजन को अंदर एंटर करने से रोकते हैं। स्किन एक बहुत ही हार्ड लेयर है और ये किसी भी एक्सटर्नल पैथोजन को अंदर आने से रोकता है। दूसरा म्यूकस क्योंकि ये स्टिकी टाइप का मॉलिक्यूल होता है और ये हमारी पूरी इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, ये जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं, जो हमारे पैरासाइट्स जो हम पे अटैक करते हैं, उसको अपने पास ग्लू की तरह चिपका लेता है, एडहेस कर लेता है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। ये पहला हो गया व्हाट physical barrier. Skin and mucus are some examples of physical barrier. Now the second one is physiological barrier. हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है बॉडी को, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जैसे मुंह में सलाइवा बनता है, तो सलाइवा किसी भी बैक्टीरियल कंपोनेंट को या और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको आराम से किल कर देता है, सिस्टम में एंटर नहीं करने देता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो सिस्टम में एंटर हो गए तो थ्रोट के नीचे जैसे ही जाएंगे स्टमक पोजीशन पे, तो स्टमक वाले पोजीशन पे क्या होगा? स्टमक वाले पोजीशन में HCl यानी हाई कंसनट्रेटेड एसिड, वो जिसकी pH वैल्यू 2 के आसपास है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक मीडियम वहाँ पे मिलेगा।
एंड दैट श्योरली किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, एसिड एंड टीयर्स। टीयर्स हमारी आंखों में होते हैं, जैसे कुछ जाता है इसमें वाटर जो निकलता है जिसको आंसू कहते हैं, तो वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है और फ्लैश करके बाहर भी निकाल देता है। सो दिस आर व्हाट फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी से कंट्रोल होने वाले हैं। सो दिस आर व्हाट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट इज द सेल्यूलर बैरियर्स। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी फ्लूइड सिस्टम जो है, उसमें रेड ब्लड सेल भी होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली जो उनके सेल होते हैं उनमें जो कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट होता है उस ग्रुप में, वो इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो कि WBC में आते हैं, ये मिल करके हमारी बॉडी को सेव करते हैं। तो सेलुलर बैरियर्स में ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक है, ये WBC की कैटेगरी से हैं। नाउ नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स, जिसका एग्जांपल इंटरफेरॉन है। अब ये इंटरफेरॉन क्या होता है भाई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारी नॉर्मल सेल है, ठीक है, और ये कोई अटैकिंग स्पीसीज है जो इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, इसने इन्फेक्शन कर दिया। यह हमारी बॉडी की सेल है, इस पे इस पैथोजन ने अटैक किया, ठीक है, इस पैथोजन ने अटैक किया। जब अटैक किया तो इस सेल ने इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन्स बनाए, ये प्रोटीन्स इंटरफेरॉन हैं। ये क्या है, इंटरफेरॉन्स। अब ये जो इंटरफेरॉन है, जो हमारी दूसरी सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, अदर हेल्दी सेल्स, ठीक है, वहां पहुंचते हैं और फर्दर इसके अटैक को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। यानी जो इन्फेक्टेड सेल है उसने जो प्रोटीन बनाया इन रिस्पॉन्स टू द अटैक, अब वही प्रोटीन हमारे दूसरे हेल्दी सेल्स को सेव कर रहा है, उसको बचा रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन मैकेनिज्म या साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स। सो दिस इज अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। अब हम मूव करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ओर। ओके, सो acquired immunity is pathogen specific, it is characterized by memory। यानी ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है और ये मेमोरी पे डिपेंड होता है। अब हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से भी ये रिस्पॉन्स मेमोरी डेवलप कर सकती है, या हम वैक्सीन को बॉडी में डाल के भी मेमोरी को डेवलप करा सकते हैं, जैसा कि आजकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। अब अगर ये मेमोरी पे डिपेंड है, इसका मतलब कि पैथोजन का अटैक करना ज़रूरी है। सो व्हेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ पैथोजन अटैक्स ऑन द बॉडी, आवर सेल्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन, लेकिन वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा। उसके लिए कुछ प्रोटीन की बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी सेल में, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पैथोजन हमें बीमार कर देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है प्रोटीन बना करके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, और ये बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। क्लियर है? ओके। जब सब्सिक्वेंटली वही पैथोजन, सेम पैथोजन सब्सिक्वेंटली बार बार अटैक करेगा, तो क्या होगा कि हमारी जो पहले अटैक थी उसकी मेमोराइजेशन और बढ़ती चली जाएगी, और वो जो प्रोटीन उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाने की प्रोसेस थी वो बढ़ जाएगी, और फाइनली
ऐसा हो जाएगा कि अब वो पैथोजन अगर अटैक करता है तो पहले से हमारी बॉडी के पास एक मेमोरी कैप्चर्ड है और तुरंत उसको उसके अगेंस्ट बने हुए प्रोटीन से अटैक करके उसको किल कर देंगे। तो दैट इज व्हाट सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हैं, ये हमारे दो स्पेशल सेल होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनसे होता है। उनके क्या बोलते हैं हेल्प से ये कंप्लीट हो पाता है। दैट इज बी लिम्फोसाइट, दैट इज बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन बनाते हैं उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी शॉर्टकट में कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। या इसी को कॉमन टर्म में एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है, ये एनसीईआरटी में भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। अब इसमें देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये पेप्टाइड चेन से बनी हुई है और इसमें टोटल 4 पेप्टाइड्स आपको दिख रहे होंगे। 2 ग्रीन कलर में बने हैं और 2 ब्लैक कलर के बने हैं। ठीक, जो ब्लैक कलर से बने हैं ये बड़े हैं, ये साइज में बड़े हैं, हैवी हैं, तो इनके लिए हम H लेटर डिनोट करते हैं, H फॉर हैवी। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं, तो इनका फॉर्मूला हो गया H2। और ग्रीन वाले लाइटर हैं, यानी हल्के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए हम कैपिटल L डिनोट करते हैं, दैट इज L2। सो इट इज व्हाट H2L2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं आप कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स में ये कहीं कहीं पे SSS लिखा है, तो ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज, BRIDG। तो डाइसल्फाइड ब्रिज से ये जुड़े होते हैं और इनमें आपस में भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एज वेल एज इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिजेस भी होते हैं। जैसे हैवी चेन और लाइट चेन यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ा है, इसी तरह से यहाँ भी जुड़ा है और ये आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिस्टीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में। ठीक, अब इसको समझिए, यहाँ पे ऊपर की ओर आप देख रहे हैं आर्म्स, ये कैटेलिटिक एक्टिविटी साइट है, एक्टिविटी साइट। ठीक है, ये कैटेलिटिक एक्टिविटी साइट है, इसको आप पैराटोप कह सकते हैं। ये एंटीजन को कैप्चर करता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। जहां पे ये डाइसल्फाइड ब्रिज आपको दिख रहा है, इसको हिंज कहते हैं, हिंज रीजन, यानी एक तरह का ये बॉन्ड है इन दो साइड चेन्स के बीच में। ठीक है, जोड़ने का काम करता है, तो इसको कहते हैं हिंज रीजन। इसका कॉमन फार्मूला H2L2। फिर से समझ लीजिए, टोटल 4 इसमें कार्बन चेन्स होती हैं, जिसमें 2 बड़ी होती हैं, 2 छोटी होती हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में 2 बड़े वाले जुड़े होते हैं और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हैवी चेन और लाइट चेन एक सिंगल डाइसल्फाइड चेन से जुड़े होते हैं। तो ये सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़े होते हैं और इनका कॉमन फॉर्मूला हो गया H2L2। ठीक है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके, each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. Hence an antibody represents as H2L2.
Antibodies can of different varieties known as isotypes or classes. Okay, in placental mammals there are 5 types of antibodies. 5 तरह के हैं, मैं फिगर शेयर कर रहा हूं, आप उसे देखिए. Okay, and these are IgA, IgD, IgE, IgG and IgM. Ig is for immunoglobulin. ठीक है, अब ये 5 टाइप के जो मैं शेयर कर रहा हूं इसको आप देखिए. ठीक है, और इसको अब मैं बारी बारी सबके फंक्शन को पढ़ता हूं. देखिए, जो पहला है IgA, इट प्रिवेंट्स कॉलोनाइजेशन by pathogens found in mucosal areas, okay, such as guts में पाए जाते हैं जहां म्यूकस होता है. तो वहां पे ये क्या करता है, पैथोजन के कॉलोनी को बनाने से रोकता है, कॉलोनाइजेशन से रोकता है. इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड ऑल्सो फाउंड इन सलाइवा एज वेल एज टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, इसीलिए बच्चे को दूध पिलाया जाता है. जो बच्चा पैदा होता है उसको शुरू में दूध पिलाते हैं, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उनमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और बेबी के बॉडी में जाने के बाद उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो कोलोस्ट्रम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टिव मीडियम फॉर द यंग वंस. नेक्स्ट IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी. ऊपर देखिए राइट साइड में इम्यूनोग्लोबुलिन डी स्ट्रक्चर बना हुआ है. फंक्शंस मेनली एज एंटीजन रिसेप्टर ऑन B cell, okay, and that have not been exposed to antigens. It has shown to activate basophils and mast cells to produce antimicrobial factors, और इस तरह से ये माइक्रोब्स को किल करते हैं. नेक्स्ट IgE, उसी के ठीक नीचे IgE का स्ट्रक्चर भी है. IgE binds to allergens and triggers histamine release for mast cells and basophils, and it involved in allergy also protects against parasitic worms. तो IgE का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिख गया आपको, क्या कि ये पैरासिटिक वॉर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दूसरा, ये मास्ट सेल और बैसोफिल को एक्टिवेट करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है. ठीक है, जो एलर्जी में एलर्जिकल कॉज वाले जो हमारे अटैक्स होते हैं. नेक्स्ट IgG, नेक्स्ट है IgG, और यहाँ पे आपको IgG ऊपर दिख रहा होगा IgG3 नाम से. ओके, very good. So IgG in its 4 arms provides the majority of antibody base immunity against invading pathogens. The only antibody capable of crossing the placenta to give passive immunity to the fetus. ये इकलौता इम्यून आप कह सकते हैं एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंचता है और पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है. इकलौता कौन? IgG. तो ये नीट का एकदम पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, आप इसको सीधे सीधे यहाँ से उठा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज IgM, जिसका स्ट्रक्चर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं. IgM सिंगल और कॉलोनी दोनों में बना हुआ दिख रहा होगा आपको. तो IgM expressed on the surface of beta cell, that is in the form of monomer, okay, and in secreted form, पेंटामर के फॉर्म में अगर आप देखेंगे, with very high ability. It eliminates pathogen in early stages. It eliminates pathogen in early stages of beta mediated, that is humoral immunity, before there is sufficient IgG. यानी जब तक कि IgG एक ठीक ठाक अमाउंट में नहीं बनता है तब तक ये प्रेजेंट रहता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता रहता है. अब ये जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप देख रहे हैं, आइदर इट इज IgA, IgG, व्हाटएवर, इन सभी को रिलीज होकर के ब्लड के थ्रू जाके
अपनी साइड पे वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये तो हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपका पहला मेथड, जो जिसको आप कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर तब जब हमारा हार्ट, किडनी, आई, ऐसा कोई ऑर्गन जो फंक्शन करने में फेल हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं? हम ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना। तो किसी भी सोर्स से हम एक उसका सब्स्टिट्यूट ले आते हैं और फिर उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे वो थोड़ा पहले चाहे वो थोड़ा बाद में, लेटर और सूनर इट विल बी रिजेक्टेड बाय द बॉडी, क्योंकि यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फंक्शन करना शुरू करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट? टी लिम्फोसाइट ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, इसको टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI भी कहा जाता है। ये एक्चुअल में ये पहचान करता है कि कौन सा ऑर्गन मेरी खुद की बॉडी का है और कौन सा मेरी बॉडी से बाहर से लाया गया है। और इसी को हम सेल्फ, नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन फैक्टर भी कहते हैं, यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज करने वाला फैक्टर। और उसी के बेस पे ये रिस्पॉन्स करता है और बताता है कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है, और एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, इसी पे डिपेंड करता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो अगर इसने डिटेक्ट किया कि ये नॉन सेल्फ है यानी बाहर का है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे थोड़ा पहले और चाहे कुछ दिन के बाद, पर वो धीरे धीरे रिजेक्ट हो जाएगा और जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये था इम्यूनिटी पोर्शन से आपके दो पार्ट आपने पढ़े इम्यूनिटी पोर्शन से, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके आगे एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, तो इस तरह के और भी 4-5 टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।